आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बारे में। विराम का अर्थ क्या है? ठहराव। विराम का अर्थ है ठहराव। अब देखिए विराम का अर्थ ठहराव कैसे है, कितना मतलब बदल जाता है विराम लगने से। रुको मत जाओ, इसका मतलब क्या है? रुको मत जाओ। अब अगर ये विराम चिन्ह रुको मत जाओ तो इसका मतलब बदल गया ना, इसका मतलब बदल गया। कैसे? रुको मत, रुको मत, यहाँ रुको मत, चले जाओ, इसका मतलब ये हो गया। रुको मत जाओ, देखो यहाँ अब यहाँ से अल्प विराम लग गया तो यहाँ से कितना फर्क पड़ गया। रुको, वो क्या यहाँ कह रही है जाओ, यहाँ कह रही है मत जाओ, तो यहाँ विराम चिन्हों से ये फर्क पड़ता है। कामता प्रसाद गुरु ने बोला है, ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20। कितनी बताई है? 20। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है और पूर्ण विराम को छोड़कर सभी अंग्रेजी भाषा से लिए बताए गए हैं। किसको? पूर्ण विराम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ बताया है। चिन्हों के दो प्रकार होते हैं। कितने? एक तो होते हैं विराम चिन्ह जो हमको पढ़ना है, एक होते हैं भाव चिन्ह। विराम चिन्हों के अलावा जितने भी चिन्ह होते हैं उनको भाव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अब विराम चिन्हों को देखते हैं हम। विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम है, ये है पूर्ण विराम। अपूर्ण, अपूर्ण देखो ये है। अर्ध विराम, एक गोला एक कोमा। अल्प विराम तो ये जानते ही हो आप। अब पढ़ते हैं अपन। पूर्ण विराम होता है क्या? पूर्ण विराम जहाँ बात पूरी हो जाए, जैसे राम स्कूल जाता है, बात पूरी हो गई, वो अच्छा लड़का है, बात पूरी हो गई, ये है पूर्ण विराम। पूर्ण के बाद आता है अपूर्ण विराम, जिसको अपन उपविराम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपविराम। ठीक है, अपूर्ण भी बोलते हैं, उपविराम भी बोलते हैं, न्यून विराम। ये होता है ऐसा। क्या? पूर्ण हो गया, पूर्ण के बाद अपूर्ण ऐसा है, पूर्ण ऐसा, अपूर्ण ऐसा, जिसको उपविराम भी बोलते हैं, न्यून विराम भी बोलते हैं, अपूर्ण। जहाँ वाक्य में बात जारी रहे और और आगे जानने की इच्छा हो। क्या? जहाँ वाक्य में बात जारी रहे और कुछ आगे जानने की इच्छा हो। ठीक है, जब वाक्य में बात जारी रहे और आगे जानने की इच्छा हो। मेरे पास राम के भाई की खबर है कि तेरे भाई की नौकरी लग गई। तो यहाँ पे ये उपविराम या अपूर्ण विराम आ गया है। मुझे तेरी एक बात पता है। क्या? क्या है? जहाँ वाक्य में बात तो जारी है लेकिन कुछ आगे जान कि तू कल स्कूल नहीं आएगा, आगे जानने की इच्छा है, तो ये उपविराम है। क्या है? ये है उपविराम और इसको अपूर्ण विराम। तुलसीदास एक अध्ययन। तुलसीदास हो गया, बात जारी है लेकिन कुछ आगे जानने की इच्छा है। जातिवाद, सही या गलत? उदाहरण, रमेश गाता है। तो ये हो गया अपूर्ण विराम, ये जिसको उपविराम भी बोलते हैं, और न्यून विराम, जब वाक्य में बात जारी रहे और आगे कुछ जानने की इच्छा हो। तीसरा है अर्धविराम। अर्धविराम ऐसा होता है, ऐसा। कैसा होता है अर्धविराम? ऐसा और फिर एक कॉमा, ऐसा होता है अर्धविराम। तो यह चिन्ह दो संबंधित विचारों को अलग करने के लिए उपयोग होता है। क्या? यह चिन्ह दो संबंधित विचारों, जो जुड़े हुए विचारों, उनको अलग करने के लिए उपयोग होता है। और क्या है? जहां बात अधूरी हो, ठीक है, वहां अर्धविराम आएगा। इन शब्दों के पहले आएगा। कौन से शब्दों के पहले? इन शब्दों के पहले अर्धविराम आएगा। कौन कौन से शब्द? वरना, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, ऐसे शब्दों का प्रयोग है। ये मिश्रित और संयुक्त वाक्य में भी आएगा। ठीक है, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में भी आएगा। कारणवाचक क्रिया विशेषण में भी, कारणवाचक, कारण नहीं, कारणवाचक क्रिया विशेषण में भी आएगा, क्योंकि वहां पे इसलिए और क्योंकि ये सब यूज होते हैं ना, तो वहां भी आएगा। तो ये बात
होगी अर्धविराम की, जो कहता है यह चिन्ह दो संबंधित विचारों को अलग करने के लिए उपयोग होता है जहां बात अधूरी हो, और इन शब्दों के पहले वरना, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी और बल्कि ऐसे शब्दों के पहले। इसके उदाहरण देख। वह बात तो करती, किंतु किंतु मौका नहीं मिला। देखो इसके पहले आ गया ना, ये होता है अर्धविराम। अर्धविराम। बारिश होती रही फिर भी, यहाँ देखो फिर भी आ गया, मैच चलता रहा। सलमान की पिटाई होती रही फिर भी ऐश्वर्या को पुकारता रहा। वह तुम्हारा दोस्त है इसलिए बच गया। देखो आ गया ना। उसकी बातें ठीक थी, किंतु किंतु के पहले आ गया, मजा नहीं आया। अब आते हैं हम किस पे, अल्प विराम पे। अल्प विराम आपको पता ही है, अल्प विराम कैसा होता है। अल्प विराम एक कॉमा होता है दो दो संज्ञा शब्दों के बीच में, दो संज्ञा शब्दों के बीच में आता है। जैसे कि राम, मोह, अल्प विराम मोहन और कविता खेल रहे थे। दो विशेषणों के बीच में आता है, वह बहुत सुंदर, सुशील और मेहनती है। देखो यहाँ पे भी आ गया ये। ठीक है। दो क्रियाओं के बीच में, वे साथ पढ़ने, खेलने और नहाने जाते हैं। पढ़ने, खेलने और नहाने जाते हैं। तो अल्प विराम का यूज देखो, दो संज्ञा के बीच में, दो विशेषण के बीच में, दो क्रियाओं के बीच में। दूसरा उपयोग इसका क्या है, जब वाक्य में शुरुआत में क्या हो, जब वाक्य की शुरुआत में क्या हो, वेशक आ जाए। ठीक है। सचमुच आ जाए। हाँ नहीं, हाँ नहीं आता है ये ज्यादातर आता है। वस्तुतः, अच्छा, व्यक्ति जब उसे पुकारा जाए, किसी के नाम से उसे पुकारा है। निसंदेह, ये याद करना है अपन को। हाँ नहीं, बेशक, सचमुच। हाँ नहीं, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, अच्छा व्यक्ति है, निसंदेह अच्छा व्यक्ति है। समझ रहे। तो ये आ जाए शुरुआत में वाक्य के, तो अल्प विराम का उपयोग होगा ही। जैसे देखिए, निसंदेह, निसंदेह आ गया। उसके बाद ये अर्ध, ये नहीं आएगा पूर्ण विराम या उपविराम, यहाँ आएगा अल्प विराम आएगा। इधर पे क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। निसंदेह भारत महान है। हाँ, हाँ आ गया इधर पे भैया। मैं हर किसी की सच्चाई जानता हूँ। श्याम, यहाँ नाम से पुकार लिया, यहाँ नाम से पुकार लिया। श्याम, जरा इधर आओ, ये आ गया। ठीक है। फिर तीसरा इसका प्रयोग है छंद के एक चरण में। छंद में एक चरण की समाप्ति पर। ठीक है। जैसे एक चरण ये हो गया, उसकी समाप्ति पर ये आ गया। ठीक है। और एक चरण हो गया इसकी समाप्ति पर, ये तो फिर पूरा समाप्त होने पे आता है। तो छंद में एक चरण की समाप्ति पर। संवत से पहले, संवत से कैसे पहले, जैसे लिखा है 2 मार्च 2022, तो 2 मार्च के बाद ये लगेगा इधर पे। ठीक है। और 10 मई हिंदी में भी लगेगा। यहाँ पे चैत्र सप्तमी, यहाँ संवत से देखो पहले लग रहा है। कैसे, ये लग रहा है संवत से पहले। ठीक है। चैत्र सप्तमी, अल्प विराम बाद में है। ठीक है। फिर प्रश्नवाचक, क्या, फिर प्रश्नवाचक, पांचवा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। तुमने क्या पहना है, जब कोई प्रश्न किया जाए। आप बाजार कब जाओगे, तो क्या पहना कब। तुम कब आओगे, तो यहाँ पे है। फिर आता है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक का ये है निशान, ऐसे नीचे बिंदी। ठीक है। ओह, बहुत बुरा हुआ, विस्मय बुरा हुआ। वाह, बहुत सुंदर, विस्मय हुआ। शाबाश। ठीक है, शाबाश। हे भगवान। अब यहाँ पे ये चीज, आप विजयी हो, यहाँ यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग कि आप विजयी हो तो यहाँ पे भी लगेगा। आप यशस्वी हो, आपका विनाश हो, तो यहाँ पे भी लगेगा। ये देखिए आप, ये याद रखना है, आपका विनाश हो, आप विजयी हो, यहाँ पे विस्मय सूचक ही लगेगा। अगला है संबोधन। तो आप कहेंगे कि संबोधन और विस्मय में क्या फर्क है। संबोधन में मतलब होता है कि संबोधन करने के लिए है। क्या करने के लिए, संबोधन करने के लिए। ये इधर आ, ओ इधर आ, महोदया फोन मत इस्तेमाल कीजिए।
तो ये किसी को संबोधन करने के लिए ही आ रहे हैं। ठीक है, वहां पे क्या था, विस्मय सूचक में किसी भी चीज के लिए, आप विजय हो, आप यशस्वी हो, ओह बहुत बुरा हुआ, इन सब चीजों में आ रहे थे। जब किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखना है तो लाघव चिन्ह का उपयोग होता है। लाघव चिन्ह ऐसे होता है, जैसे इंजीनियर, इंजीनियर को ऐसे लिख दिया नवीन शर्मा। डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर पूरा ही लिखो, उसको संक्षिप्त में लिखना है। कुमार मुकेश सिंह, ठीक है। कृपया पृष्ठ पलटें, ये है। उत्तर प्रदेश पुलिस, IIT, PhD, MBBS। तो ऐसे ये लाघव चिन्ह बोलते हैं इसको। अब आते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसको संबंध चिन्ह भी बोलते हैं। ये याद रखना है, इसको संबंध चिन्ह भी बोलते हैं योजक चिन्ह को। इसका ये है निशान। कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये? इसका उपयोग होता है विलोम शब्दों में, जैसे कि लाभ हानि, लाभ हानि। द्वंद्व समास में पाप पुण्य हो गया। समान शब्दों में पास पास, ठीक है। जैसे पाप पुण्य, माता पिता, पति पत्नी, फूल फूल, दाल रोटी, ऊंच नीच, धीरे धीरे, पास पास। ये सब में ही क्या होगा, विलोम शब्दों में होता है, और द्वंद्व समास में होता है, और समान शब्दों में होता है क्या, योजक चिन्ह, जिसको संबंध चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है। मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में होता है खिलखिलाना, फटफटाना। क्या? खिलखिलाना, फटफटाना। मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया एक साथ आ जाए, जब मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया एक साथ आ जाए तब खिल फट, खिलखिलाना, फटफटाना। अगर संयुक्त क्रिया के साथ है तो क्या होगा, संयुक्त क्रिया के साथ है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, तो यहाँ योजक चिन्ह आएगा। उपमा अलंकार में देखो आता है, आपको उपमा पढ़ चुके हैं, झील सी आंखें, सागर सा गहरा, चोट सी चाल, बड़ा सा घर, सुंदर सा चेहरा। तो ये उपमा अलंकार में भी आता है। संयुक्त क्रिया साथ आ जाए, पढ़ी लिखी। मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया साथ आ जाए, खिलखिलाना, फटफटाना। क्या आएगा, योजक, जिसको संबंध चिन्ह भी बोलते हैं। विलोम शब्दों, द्वंद्व समास और समान शब्दों पे भी आता है। समता मूलक चिन्ह होता है तुल्यता बोधक, ये बराबर, समानता को, समानता प्रदर्शित करने वाला। जैसे जल बराबर, जल और नीर बराबर है, तो इसमें समता मूलक मूलय आएगा। जलज और कमल, ये दोनों सेम है। अवनी और पृथ्वी, ये पर्यायवाची हैं। जहाँ समानता प्रदर्शित करनी हो वहाँ समता मूलय या तुल्यता बोधक आएगा। ठीक है, तुल्यता बोधक आएगा। तुल्यता बोधक एक कल का निशान। अब आते हैं त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक को हंस पद भी बोलते हैं। इसका निशान ऐसे होता है त्रुटि बोधक का, ऐसे, जब कोई गलती हो जाती है वाक्य में, तो जब त्रुटि दर्शाने के लिए ऐसे, वाक्य में त्रुटि दर्शाने के लिए, जैसे मोहन की बस छूट गई, त्रुटि हो गई, तो देखो ये आ गया। श्याम आज कटे काटेगा, तो क्या है, लकड़ी काटेगा। तो ये त्रुटि बोधक ऐसा है, इसको हंस पद भी बोलते हैं, ये याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, हंस पद भी बोलते हैं। फिर आता है तारक चिन्ह, ऐसे 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 होते हैं तारक चिन्ह, या ऐसे ऐसे नीचे लगा रहते हैं, या प्लस प्लस लगा रहता है। पृष्ठ के नीचे इसकी जानकारी लिखी होती है। अगर ये टर्म एंड कंडीशन पे भी लगा होता है, जब भी कोई न्यूज़पेपर में ऐसा स्टार्टिंग प्राइस दी होती है, तो ऐसा टर्म एंड कंडीशन के, इसको तारक चिन्ह भी बोलते हैं। लोप सूचक, जिसको अपूर्णता सूचक भी बोलते हैं। ऐसा कि अगर मान लो 1 2 3 4 लिखना है अपन को, और डैश 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 लगाते हैं, वो लोप सूचक बोलते हैं, वो यही होते हैं। 100 तक लिखना है तो पूरा नहीं लिखेंगे, बीच में ये लोप सूचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। फिर आता है कोष्टक। क्या आता है, कोष्टक। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, किसका, कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। जैसे अध्ययन लिखा हुआ है, तो ये किसी को कठिन शब्द है, इसको किसी को समझ में ना आए तो इसको पढ़ाई कोष्टक में लिख दिया। अल्ट्रा वायलेट को तो वो पैरा पैरा बैगनी लिख दिया। दशानन को रावण लिख दिया। तो कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का उपयोग होता है। उसमें आते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण को बोलते हैं, जैसे देखो ये है, एक हरा,
उद्धरण को बोलते हैं दोहरा उद्धरण। ये स्टेटमेंट में यूज होता है किसी शब्द के लिए मुंशी प्रेमचंद रचित गोदान, देखो ये गोदान के लिए आ गया भैया। ठीक है। इकहरा 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 उद्धरण, और डबल डबल को लगा है इन्वर्टेड कोमा, तो उद्धरण। प्राप क्या लिखा है, प्रताप नारायण मिश्रा ने कहा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, देखो ये लगे हैं। ये स्टेटमेंट में आएगा क्या, दोहरा उद्धरण। अवतरण इकहरा ये किसी शब्द के लिए आएगा, और किसी के स्टेटमेंट के लिए आएगा दोहरा उद्धरण, जिसको उद्धरण बोलते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो, तो यहाँ दोहरा उद्धरण आएगा। अब आते हैं विवरण चिन्ह, विवरण देने के लिए। जैसे हम अपन लोग भी बहुत यूज कर रहे हैं इस टाइम विवरण चिन्ह। रूस यूक्रेन युद्ध, उसके बारे में कोई जानकारी देंगे तो ये विवरण चिन्ह लगाएं। रामायण, ऐसे विवरण। पुरुषार्थ के 4 धर्म हैं, क्या धर्म है, उनका विवरण दे रहे हैं, तो ये लगेगा इधर पे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये और ये पूर्ण विराम, तो ये विवरण चिन्ह है। क्या है ये, विवरण चिन्ह। ठीक। ये है निर्देशक, जिसको संयोजक बोलते हैं। वहाँ योजक था, ये थोड़ा योजक से बड़ा होता है, जिसको संबंध चिन्ह बोल रहे थे उससे थोड़ा ये बड़ा होता है। ठीक है। जैसे अनार, जैसे के बाद निर्देशक, इसको संयोजक बोलते हैं, वो योजक था। निर्देशक चिन्ह अनार आम सेब आदि। ठीक है। ये संवादों में उपयोग होता है। ठीक है। जैसे, तो इसको बोलते हैं निर्देशक या संयोजक चिन्ह। अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति के लिए यूज होता है। जैसे राम घर जाता है, ऐसे देखो, जैसे राम घर जाता है तो नीचे ये बना दिए, तो ये पुनरावृत्ति अनुवृत्ति के लिए उपयोग होता है। इसको बोलते हैं अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह, ऐसे होता है। ठीक है। और समाप्ति बोधक, अध्याय समाप्ति पर अपन ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा हुआ था किताब और पुस्तक की समाप्ति पर। ठीक है। अध्याय की समाप्ति या पुस्तक की समाप्ति पर ये समाप्ति बोधक है। ठीक है। ये समाप्ति बोधक चिन्ह है। फिर है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह में क्या है, ऐसे लगाता है, हे राम, मतलब तेज जिस चीज को बोलना है तो हे राम, हे प्रभु, तो ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह कुछ उदाहरण हैं, जैसे पाद बिंदु चिन्ह, पाद बिंदु चिन्ह ऐसा होता है, इसको पाद बिंदु चिन्ह बोलते हैं। अधोरेख चिन्ह, ये नीचे रहता है, डैश डैश लगाते हैं जो अपन। त्रियातक चिन्ह, या ऐसे लगता है त्रियाक चिन्ह, अथ या अथवा के अर्थ में कविता की पंक्तियों को अलग अलग करने के लिए लगता है, ऐसे स्लैश बोलते हैं इसको। इसको बोलते क्या होते हैं, त्रियातक चिन्ह। त्रियातक चिन्ह, अधोरेख चिन्ह और पाद बिंदु। लिख लिया। क्या है, पाद बिंदु ऐसा हो गया, अधोरेख चिन्ह ये नीचे हो गया, और स्लैश हो गया है क्या, त्रियाक चिन्ह। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी आंसू है, देखो ये लगा है त्रियाक चिन्ह। कुछ उदाहरण के मुख्य अतिथि आए हैं वह शीघ्र चले गए, तो यहाँ अर्धविराम। जहाँ वाक्य वाक्य में कुछ काम जारी हो और आगे जानने की इच्छा है, तो वहाँ अर्धविराम आता है, तो ये ऐसा ही हुआ। ये रेखांकन चिन्ह है। ठीक है। ये रेखांकन चिन्ह है। ठीक है। ये रेखांकन चिन्ह हो गया भैया। नीचे जो रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन वाला है जो रेखांकन। जब भी राम आता है तुम भी आ जाते हो, तो अर्धविराम आ गया। ठीक है। सेम इसी की तरह। ठीक है। मुझे पढ़ाई में मजा आता है, यह मेरा पसंदीदा काम है, तो यहाँ पे भी अर्धविराम आ गया। प्रदूषण एक अभिशाप। ठीक है। प्रदूषण एक अभिशाप, इसमें प्रदूषण एक अभिशाप। ठीक है। निर्देश, जहाँ बात अधूरी हो वहाँ अर्धविराम आता है। ठीक है। जहाँ बात अधूरी हो, बात अधूरी। निर्देशक चिन्ह ये है। महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्मो। तुलसी तुलसी ने कहा, सीता ने कहा, राम अच्छी लड़की है। ठीक है। निर्देशक चिन्ह आ रहा है, ये निर्देश चिन्ह आ रहा है। मुख्य अतिथि आ गए हैं और शीघ्र चले जाएंगे, तो यहाँ अर्धविराम है। जहाँ अल्प विराम से थोड़ा अधिक
और पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरते हैं तो वहाँ होता है अर्धविराम। ठीक है, मुझे यहाँ से जाना है, फिर घर जाना है, फिर घूमने जाना है। ठीक है, ये अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम। तो देखो ये दिया हुआ है, ये है। जो मेहनती होता है उसके रास्ते में उतनी ज्यादा कठिनाई आती है। किसी कविता, किसी के उपनाम, पुस्तक का शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय उद्धरण चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उद्धरण चिन्हों का उपयोग किया जाता है।